नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था, जहां पर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है और स्टैक के कौन-कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, इन सारी बातों को हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। जब हम स्टैक का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे हमने आखिरी में डिस्कस किया था अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को, और जब अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने वहां पर दो तरह की चीजों को डिस्कस किया था। एक तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का कन्वर्जन और दूसरा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन। अब कन्वर्जन और इवेल्युएशन को लेकर जितने भी पॉसिबल केसेस बनते थे, सारे के सारे हमने वहां पर डिस्कस कर लिए थे। अब हम शुरू करने वाले हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर को, और जो आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है वो स्टैक के सिमिलर ही होता है। सिमिलर इन द सेंस कि जो आपका स्टैक होता है वो भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, और जो आपका क्यू होता है वो भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। फर्क कहाँ होता है? फर्क होता है उनके काम करने के तरीके पे। हमें पता है कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में जो इंसर्शन और डिलीशन आपका होता है वो एक ही एंड से होता है, और जिस एंड से होता है उसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। लेकिन यही काम आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर में दो अलग अलग एंड से होगा। जिस एंड से आपका इंसर्शन होगा उस एंड को आप रियर एंड बोलोगे, और जिस एंड से आपका डिलीशन होगा उसको आप बोलोगे फ्रंट एंड। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारा स्टैक होता है वो लिपो प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है। लिपो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो एलिमेंट सबसे आखिरी में आया है उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रोसेस करना है। जबकि जो आपका क्यू होगा वो कौन से प्रिंसिपल को सपोर्ट करेगा? आपके फीफो प्रिंसिपल को सपोर्ट करेगा। दैट मींस जो एलिमेंट सबसे पहले आया था उसे हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रोसेस करना है। और क्यू को लेके कौन कौन सी बातें होगी हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है तो डेटा स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्यों कैसा हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो 1 to 1 रिलेशनशिप होता है। तो क्यों ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच insertion are done from one end called rear end, and deletion is done from another end जिसको हम क्या बोलेंगे? फ्रंट एंड। ठीक है, कैपिटल लेटर में से लिखा है, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, ठीक है, बाकी और कोई सेंस नहीं है। तो क्यों आपका एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर एलिमेंट का इंसर्शन किसी एक एंड से होगा जिसको आप रियर एंड बोलोगे, और एग्जिस्टिंग एलिमेंट का जो डिलीशन होगा वो किसी दूसरे एंड से होगा जिसको आप क्या बोलोगे? फ्रंट एंड। क्यू का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है यहाँ पर? फीफो प्रिंसिपल। तो क्यू सपोर्ट फीफो प्रिंसिपल, और फीफो प्रिंसिपल का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है? द एलिमेंट एडेड फर्स्ट विल रिमूव फर्स्ट, कि जिस एलिमेंट को आपने सबसे पहले इंसर्ट किया था उसी एलिमेंट को आप क्या करोगे? सबसे पहले प्रोसेस करोगे, सबसे पहले आप उसको क्या करोगे? डिलीट करोगे। तो सपोज करो हम यहां से इंसर्ट सीक्वेंस लेते हैं कि आपके पास एक क्यू है और क्यू में आपने डेटा इस सीक्वेंस में इंसर्ट करवाया है। तो जब आपने इस सीक्वेंस में इंसर्ट करवाया होगा तो सबसे पहले आपने 11 को इंसर्ट करवाया होगा, उसके बाद 22 को इंसर्ट करवाया, फिर 33 को, 44 को, और उसके बाद 55 को। कौन सा प्रिंसिपल है इसका? फीफो प्रिंसिपल। मतलब जो सबसे पहले आया है प्रोसेस भी आप क्या करोगे? उसको सबसे पहले करोगे। तो इसका जो डिलीट सीक्वेंस होगा वो डिलीट सीक्वेंस कैसा हो जाएगा? जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट किया था उसी ऑर्डर में एलिमेंट को क्या करना है? हमें डिलीट करना है। अगर मैं इसी को स्टैक से कंपेयर करूं तो स्टैक का जो प्रिंसिपल था वो क्या था? लिफो प्रिंसिपल। मतलब जो एलिमेंट सबसे आखिरी में आया है उसको आपको सबसे पहले क्या करना था? प्रोसेस करना था। अब यहां पर मान के चलो
स्टैक में इंसर्ट की सीक्वेंस कुछ ऐसी है 11, 22, 33, 44 एंड 55। होता क्या था कि सबसे पहले 11 इंसर्ट हुआ है, उसके बाद 22, 33, 44 और 55। तो एलिमेंट सबसे आखिरी में कौन सा आया? तो आप कहोगे कि सबसे आखिरी में 55 आया है। तो जब प्रोसेस करने की बारी आएगी तो सबसे पहले आप किसको प्रोसेस करोगे? 55 को। तो यहाँ पर जो डिलीट की सीक्वेंस होगी वो कुछ ऐसी होगी, सबसे पहले 55 को प्रोसेस किया जाएगा, देन 44, 33, 22 एंड 11 को प्रोसेस किया जाएगा। हम सीख के आए थे कि ये हमारा स्टैक कुछ ऐसा होता है। तो यहां से जब हमने एलिमेंट को प्रोसेस किया था तो एलिमेंट को हमने इस तरीके से इंसर्ट किया होगा, सबसे पहले 11, उसके बाद टॉप पे आया होगा 22, 33, 44 एंड 55। ये आपका इंसर्शन का सीक्वेंस था। और जब प्रोसेस करने की बारी आएगी तो सबसे पहले टॉप वाले को प्रोसेस करोगे, तो 55 को प्रोसेस किया, उसके बाद आप 44 को प्रोसेस करोगे, देन 33 को प्रोसेस करोगे, उसके बाद आप 22 को प्रोसेस करोगे और आखिरी में आपने 11 को क्या किया? प्रोसेस किया। तो ये आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता था जो लिपो प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है। और जो आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर है वो कौन से प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है? आपके फीफो प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है। अब मान के चलो कि आपका जो स्टैक है वो कुछ इस तरीके से है। आप जब स्टैक को इंप्लीमेंट करते हो तो स्टैक को आप कुछ इस तरीके से विजुअलाइज करते हो कि ये आपका एक एरे था, ये आपका एक एरे था, और जब आप इसको एज ए स्टैक की फॉर्म में विजुअलाइज करते हो तो आप क्या कर देते हो? इसको रोटेट कर देते हो। आपने इसको इस तरीके से रोटेट किया तो इसकी इंडेक्स हो जाएगी 0, 1, 2, 3 एंड 4। अगर ये 5 एलिमेंट का स्टैक है तो इसी तरीके से आप इसको विजुअलाइज करते थे। अगर ये काम आपको क्यू के साथ में देखना है तो आप क्यू को जिस फॉर्म में हम आमतौर पे एरे को देखते आए हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करवाते आए हैं, आपको उसी फॉर्म में क्या करना है? विजुअलाइज करना है। इंडेक्स मान के चलो कुछ इस तरीके से है। यहां पर जो पहला जो एंड होता है उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड, और जो आखिरी वाला जो एंड होता है उसको हम बोलते हैं रियर एंड। मतलब रियर एंड से आपका कौन सा वाला काम होगा? इसमें इंसर्शन वाला काम होगा, और फ्रंट एंड से कौन सा काम होगा? यहाँ पर डिलीशन वाला काम होगा। आप इस बात को यूं समझ लीजिए कि जब नया एलिमेंट आएगा तो वो किस एंड से आएगा? रियर एंड से आएगा। मतलब यहां से नए एलिमेंट की क्या होगी? एंट्री होगी। और जब आप प्रोसेस करने की बारी करोगे तो जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट होगा वो कहां से प्रोसेस होगा? आपका फ्रंट एंड से प्रोसेस होगा। यहां से जब एलिमेंट आएगा तो पहली बार में आपका स्टैक पूरा का पूरा इधर से, सॉरी, पहली बार में आपका क्यू पूरा का पूरा इधर से क्या रहेगा? खाली रहेगा। तो एलिमेंट आपका 0th पोजीशन पे जाके सेट होगा। अगली बार जब आपका एलिमेंट आएगा तो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे, अगली बार जब आपका एलिमेंट आएगा तो वो कौन से इंडेक्स पोजीशन पे आएगा? 3rd इंडेक्स पोजीशन पे आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? क्यू डेटा स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करते हैं। और ये बात किसकी थी? हमारे पास स्टैक की। और हमें ये भी पता है कि स्टैक में जो भी काम होता है वो किस एंड से होता है? आपका टॉप से होता है। और ये होता है आपका स्टैक का बेस। और स्टैक में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि स्टैक का जो बेस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। आप किसी भी तरह का स्टैक में ऑपरेशन परफॉर्म करो, स्टैक के बेस में किसी भी तरह का कोई चेंजेज नहीं होता है। ड्यूरिंग एंटायर स्टैक ऑपरेशन द जो बेस होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है, जैसा है वैसा का वैसा बना रहता है। जो भी काम होगा वो हमेशा किससे होगा? आपके टॉप से होता है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल हम देख लेते हैं। आप एग्जांपल बोल दीजिए या आप एप्लीकेशन बोल दीजिए। ठीक है, आमतौर पे आप क्यू को कई जगह देखते हो। जैसे मान के चलो आपके व्हीकल जो है वो फ्यूल पंप पे खड़े हैं, ठीक है, पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हुई है, ठीक है। तो आपका जो व्हीकल्स है, ठीक है, वो पेट्रोल पंप पे लाइन में खड़े हुए हैं। तो किस तरीके से प्रोसेस करते हैं? आमतौर पे जो व्हीकल सबसे पहले आके खड़ा हुआ है उसी को तो हम क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। तो वहां पर कौन से डेटा स्ट्रक्चर चल रहा होता है? आप विजुअलाइज करना चाहो तो वो आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही जब आपका कस्टमर केयर का जो वेटिंग सिस्टम होता है वो किसको फॉलो कर रहा होता है? आपके क्यू डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा होता है। जब आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो कुछ ऐसा ही सुनाई देता है कि आप क्यू में हो, ठीक है। जैसे ही
आपके आगे जो भी कस्टमर है, ठीक है, उनको प्रोसेस कर दिया जाएगा, उसके बाद आपका नंबर ले लिया जाएगा। आप रेलवे रिजर्वेशन की बात करो, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है आपका? क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है। कई बार हो सकता है कि नेटवर्क का ट्रैफिक की वजह से आपका जो वेबसाइट है, ठीक है, वो थोड़ा स्लो हो जाए, तो उस केस में आप अगर कोई तत्काल में बुकिंग करवाना चाहते हो तो आपकी बुकिंग हो गई लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुआ। जब कंफर्मेशन की बारी आएगी तो हमेशा कौन सा वाला ऑर्डर फॉलो किया जाता है? फिफो ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा कि जो पहले आ गया था उसको हमें क्या करना होगा, सबसे पहले टिकट को क्या करना होगा, कंफर्म करना होगा। आपके पास जो सीपीयू की जो जॉब शेड्यूलिंग होती है, सीपीयू की जॉब शेड्यूलिंग में आप किसका यूज करते हैं? क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। वहां पर जितनी भी जो जॉब्स होती है, जितनी भी जो प्रोसेस होती है, वो एक क्यू में रखी जाती है और उसके बाद जिस भी आप एल्गोरिथम का यूज कर रहे हो, उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उन जॉब्स को या उन प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है, प्रोसेस कर दिया जाता है। अगर आप जॉब शेड्यूलिंग के अलावा बात करो तो जो आपका प्रिंटर का क्यू होता है, ठीक है, प्रिंटर का क्यू भी इसी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है कि मान के चलो आपका जो प्रिंटर है वो 5 यूजर से क्या है, कनेक्ट है, और पांचों यूजर ने कुछ ना कुछ कमांड दी है प्रिंट करवाने के लिए। तो जो आपका प्रिंटर प्रिंट करेगा, ठीक है, वो किस ऑर्डर में प्रिंट करेगा? जिस ऑर्डर में यूजर ने कमांड दी है उसी ऑर्डर में क्या करेगा, उनको प्रिंट करेगा। आपके कीबोर्ड का जो बफरिंग सिस्टम होता है, ठीक है, कीबोर्ड का बफरिंग सिस्टम किस पे काम करता है? आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर पे काम करता है। जैसे मान के चलो आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, तो उस केस में आपने टाइप किया तो जो आपके कैरेक्टर वहां पर डिस्प्ले होते हैं, ठीक है, वो किस ऑर्डर में डिस्प्ले होते हैं? जिस ऑर्डर में आपने प्रेस की है उसी ऑर्डर में वहां पर वो क्या होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। मतलब उस केस में जब कैरेक्टर्स की बफरिंग की जाती है तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर वहां पर काम में लिया जाता है? आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर वहां पर काम में लिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतने सारे एग्जाम्पल से आपको क्यू की एप्लीकेशन आपको समझ में आई होगी। अब जो आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशन ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। आमतौर पे जब हमने स्टैक को डिस्कस किया था तो स्टैक में दो तरह के ऑपरेशन हमें देखने को मिले थे। एक था आपका पुश ऑपरेशन और दूसरा था आपका पॉप ऑपरेशन। यहां पर स्टैक में आपको यहां पर क्यू में आपको दो तरह के ऑपरेशन यहां पर भी देखने को मिलेंगे। एक ऑपरेशन होगा आपका एनक्यू ऑपरेशन और दूसरा होगा आपका डीक्यू ऑपरेशन। आपका एनक्यू ऑपरेशन और दूसरा होगा आपका डीक्यू ऑपरेशन। आप एनक्यू ऑपरेशन को पुश के इक्विवेलेंट मान सकते हैं और डीक्यू ऑपरेशन को आप पॉप के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। बाकी इसके अलावा तो आपका इजफुल है, इजफुल ऑपरेशन है, इज एम्प्टी ऑपरेशन है, आपका फ्रंट ऑपरेशन है। फ्रंट ऑपरेशन को यहां पर कई बार पीक ऑपरेशन भी बोलते हैं और इस पीक ऑपरेशन को हमने स्टैक के केस में भी डिस्कस किया था। ठीक है, पीक ऑपरेशन सिर्फ टॉप वाले एलिमेंट को बताता था स्टैक में, उस एलिमेंट को रिमूव नहीं करता था। सेम काम यहां पर ये करेगा, ठीक है, कि फ्रंट पे क्या रखा हुआ है अगर ये आपको पता करना है तब आप पीक ऑपरेशन का, और चूंकि यहां पर फ्रंट सेपरेट होता है, ठीक है, तो आप उसको फ्रंट ऑपरेशन भी बोल सकते हो। इसके अलावा यहां पर आपका रियर ऑपरेशन भी होता है कि रियर पे क्या रखा हुआ है अगर आप उसको देखना चाहते हो तब आप किसका यूज करते हो, रियर ऑपरेशन का यूज करते हो। जो आपके फ्रंट और रियर होते हैं इनमें इन ऑपरेशन से आपके फ्रंट और रियर जो सिचुएशन होती है उसमें किसी भी तरह का अपडेशन नहीं होता। जैसे आप पीक ऑपरेशन करते थे तो वहां पर पीक ऑपरेशन से स्टैक में आपके पीक ऑपरेशन से आपके टॉप में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता था। सिमिलरली आपके फ्रंट और रियर ऑपरेशन से भी फ्रंट और रियर में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। इज फुल ऑपरेशन ये पता करने के लिए होता है कि स्टैक के साथ में आपने यूज किया तो ये पता करेगा कि स्टैक आपका फुल है या नहीं है। अगर आपका स्टैक फुल होता है तो उस केस में एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है और C++ जैसी लैंग्वेज पे आमतौर पे हम 0 और 1 का यूज करते हैं। तो अगर आपका इज फुल ऑपरेशन 0 रिटर्न कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि आपके स्टैक में या क्यू में जगह है, और अगर वो 1 रिटर्न कर रहा है इसका मतलब है कि आपका स्टैक या क्यू आपका फुल हो चुका है। सिमिलरली इज एम्प्टी ऑपरेशन का सिंपल सा काम होता है स्टैक और क्यू में ये चेक करना कि एलिमेंट है या नहीं है। अगर आपका स्टैक या क्यू एम्प्टी है तो उस केस में इज एम्प्टी 1 रिटर्न कर देगा, और अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में ये क्या रिटर्न कर देगा, 0 रिटर्न कर देगा। बाकी मेन ऑपरेशन आपके दो हैं, एनक्यू ऑपरेशन एंड डीक्यू ऑपरेशन। वहां पर आपके मेन दो ऑपरेशन थे, पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन।
तो आप एन के ऑपरेशन किसे बोलेंगे? आप लिख सकते हो 2 लाइन इसके रिगार्डिंग कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू एलिमेंट एट rear of Q is called NQ operation. और दूसरी सिचुएशन आपको ध्यान में रखनी है, और वो सिचुएशन आपको ध्यान में रखनी है कि when Q is full, when Q is full and NQ operation is performed. तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? This situation is called Q overflow. आपका Q जो है वो पूरी तरीके से फुल हो चुका है, और फिर भी अगर आप N की ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहो तो क्या पॉसिबल है? नहीं। N की ऑपरेशन का मतलब है Q में नया एलिमेंट जाएगा, और Q में आपके पास स्पेस भी नहीं है नए एलिमेंट को अकोमोडेट करने के लिए, तो इस सिचुएशन को आप क्या बोलते हो? Q ओवरफ्लो वाली सिचुएशन बोलते हो। अगला जो ऑपरेशन आता है आपके पास में वो होता है आपके पास DQ ऑपरेशन। और DQ ऑपरेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि क्योंकि फ्रंट से एलिमेंट को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, कि द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग या रिमूविंग existing element from front of Q is called DQ ऑपरेशन। उसको आप क्या बोलोगे? DQ ऑपरेशन बोलोगे। और मान के चलो कि आपका Q जो है वो कैसा है? एम्प्टी है। If Q is empty and DQ operation is performed, DQ operation is performed, then this situation is called Q अंडरफ्लो। इस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे? Q अंडरफ्लो की सिचुएशन बोलोगे। ठीक है, सेम ही कंसेप्ट है, जैसा कंसेप्ट स्टैक में होता था हूबहू कंसेप्ट कहां पर आपका Q में होता है। स्टैक में भी जब आपका स्टैक फुल होता था और अगर आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते थे तो वहां पर क्या आता था? स्टैक ओवरफ्लो। सिमिलरली यहां पर अगर आपका Q फुल है और अगर आप N के ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? कि ओवरफ्लो की सिचुएशन। वहां पर जब आपका स्टैक एम्प्टी होता था और अगर आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते थे तो वहां पर आता था आपका स्टैक अंडरफ्लो। और यहां पर अगर आपका Q एम्प्टी है और अगर आप DQ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो उस केस में आपके सामने कौन सी सिचुएशन आएगी? Q अंडरफ्लो की सिचुएशन आ जाएगी। तो ये 2 मेन ऑपरेशन होते हैं किसके ऊपर? Q डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। तो Q आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, FIFO प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है। जो एलिमेंट सबसे पहले आया था उसको सबसे पहले प्रोसेस किया जाता है, और उस पर आमतौर पे 2 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। पहला होता है आपका NQ ऑपरेशन और दूसरा होता है आपका DQ ऑपरेशन। अब जब हम Q डेटा स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं तो Q डेटा स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो आप एरे का यूज करोगे या फिर आप लिंक लिस्ट का यूज करोगे। जब आप एरे का यूज करते हो इसका मतलब है आप Q का स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन चाहते हो, और जब आप Q का डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो तब आप किसका यूज करते हो? लिंक लिस्ट का आप यूज करते हो। स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे ये बात आपको एडवांस में पता होनी चाहिए, तभी आप स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हो। और डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे ये बात आपको पहले से पता नहीं है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम साइज ग्रो और श्रिंक कर सकती है, साइज कम और ज्यादा हो सकती है, तो उसको आप बोलते हो डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम
क्यू को एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, दैट मीन्स हम स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और जब एक बार हम लिंक लिस्ट को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी तक हमने लिंक लिस्ट पढ़ा नहीं है, तो एक बार जब हम लिंक लिस्ट को पढ़ लेंगे तो उसके बाद स्टैक और क्यू दोनों का ही हम क्या कर लेंगे, लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करके उनको देख लेंगे। तो यहां से क्यू के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। क्यू रिप्रेजेंटेशन या इंप्लीमेंटेशन, तो दो तरीके होते हैं। या तो हम एरे का यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एरे इंप्लीमेंटेशन, दूसरा हम लिंक लिस्ट का यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, एरे इंप्लीमेंटेशन को हम कई बार क्या बोलते हैं, स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन या स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन। और लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन या इंप्लीमेंटेशन, एक ही बात है। ठीक है, कब यूज करेंगे स्टैटिक को, जब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो ये हमें एडवांस में पता हो तब। और डायनेमिक को कब यूज करेंगे, जब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ये बात पहले से पता नहीं है, तब हम इसका यूज करेंगे। हालांकि स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन के अपने फायदे नुकसान है और डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन के अपने फायदे नुकसान है। तो जब हम एक बार लिंक लिस्ट को डिस्कस कर लेंगे तो उस केस में आपको पता चल जाएगा कि नहीं लिंक लिस्ट कब यूज करना चाहिए। ठीक है, कौन सी सिचुएशन जब आपके पास में आए तब आपको लिंक लिस्ट यूज करना चाहिए, किस वाले केस में आपका लिंक लिस्ट जो होता है वो कॉस्टली बैठता है। तो अब ध्यान रखना, जब आप एरे के थ्रू इंप्लीमेंटेशन करोगे तो एरे इंप्लीमेंटेशन में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, और अक्सर एग्जाम में इसी टाइप से आपको सवाल पूछे जाते हैं। पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि इनिशियली सेट both फ्रंट एंड रियर टू -1। क्योंकि इनिशियली आपको क्या करना है, फ्रंट और रियर दोनों को किससे सेट करना है, -1 से सेट करना है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एरे की जो इंडेक्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। जब हम फ्रंट और रियर की वैल्यू को जब 1 से बढ़ाएंगे तो पहली बार बढ़ते टाइम पे वो वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो इस दुनिया में एकमात्र -1 ही ऐसी वैल्यू है जिसमें +1 करने से क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। हाँ, फिर 0 में +1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसलिए इनिशियली आपके फ्रंट और रियर दोनों को किससे सेट किया जाता है, आपका -1 से सेट किया जाएगा। उसके बाद आप जब whenever n की ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड, n की ऑपरेशन इज परफॉर्म द वैल्यू ऑफ रियर इज इंक्रीमेंटेड बाई 1। ठीक है, जब आप n की ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तब आप रियर की वैल्यू को क्या करोगे, 1 से बढ़ाओगे। कैसे बढ़ाओगे 1 से, कुछ इस तरीके से। जो आपका रियर है उस रियर की नई वैल्यू आपको कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करनी है, रियर +1। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, रियर प्लस आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो। और जब आप डी की ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, व्हेनेवर डी की ऑपरेशन परफॉर्म्ड द वैल्यू ऑफ फ्रंट इज इंक्रीमेंटेड बाई 1, इंक्रीमेंटेड बाई 1। और कैसे लिखोगे आप इसको, कुछ इस तरीके से आप लिखोगे कि जो आपका फ्रंट है, फ्रंट की अब नई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप उसकी वैल्यू में +1 करना है। आप चाहो तो इसको सिमिलर तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान रखना, जब हम स्टैक में पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते थे तब हम टॉप की वैल्यू को 1 से कम करते थे। ठीक है, लेकिन जब
यहाँ पर क्यू के अंदर जब आप डी की ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तब आप फ्रंट की वैल्यू को भी क्या करोगे, 1 से बढ़ाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टैक में आपका इंसर्शन और डिलीशन जो होता था वो एक ही एंड से होता था, टॉप से ही आपको मैनेज करना होता था। तो जब नया एलिमेंट आता था, मतलब पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, तो टॉप आपका बढ़ जाता था, और जब आप टॉप वाले एलिमेंट को कम करते थे तो टॉप आपका 1 से क्या हो जाता था, कम हो जाता था। लेकिन क्यू के केस में ऐसा नहीं होगा। जब आप एन की ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तब आपका रियर 1 से बढ़ेगा, और जब आप डी की ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तब आपका फ्रंट 1 से बढ़ेगा। एक स्पेशल केस आपको ध्यान में रखना है कि जब आप क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पहली बार जब आप इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, या पहली बार जब आप एन की ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तब आप ना केवल रियर को 1 से बढ़ाओगे बल्कि आपको फ्रंट को भी 1 से बढ़ाना। ऐसा क्यों? आगे जब इसका ग्राफिकल व्यू देखेंगे तब वो बात हमें समझ में आएगी। तो आप इस लाइन को भी लिख लीजिए, व्हेन फर्स्ट टाइम एन की ऑपरेशन is performed on Q, then value of front is also incremented by 1। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग एंटायर एन की ऑपरेशन द फ्रंट विल नेवर चेंज। ठीक है, फर्स्ट टाइम चेंज होगा जब आप पहली बार एन की ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तब। तो ये आपका स्पेशल केस है, आप इसको ध्यान में रखना। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, उसके लिए हम ग्राफिकल व्यू से इस बात को समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मान के चलो आपका जो क्यों है, ठीक है, उस क्यों की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी हमने अज्यूम की, लेट से 6। कितनी अज्यूम की हमने? 6 अज्यूम की है। इसका मतलब है कि एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कैपेसिटी 6 है हमारे पास, तो एक 6 साइज का एरे हमारे पास आएगा जिसकी इंडेक्स होगी फ्रॉम 0 to 5। ठीक है, इंडेक्स क्या होगी? फ्रॉम 0 to 5। तो इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमें पता है कि जो हमारा ये वाला एंड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रंट। और इस एंड को हम बोलते हैं यहां पर रियर। इनिशियली हमारा फ्रंट और हमारा रियर दोनों की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहोगे दोनों की वैल्यू क्या सेट करके रखी जाती है? -1 सेट करके रखी जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट करने से वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 0। इसलिए हम क्या सेट करके रखते हैं? -1 यहां से सेट करके रखते हैं। यही बात यहां लिखी हुई है कि इनिशियली जो आपका फ्रंट और रियर है, इनिशियली आपका जो फ्रंट और रियर है दोनों की वैल्यू को आपको किससे सेट करना है? -1 से सेट करना है। अब मान के चलो आप इसमें एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, आपने नया एलिमेंट इंसर्ट किया, लेट से 11। क्या इंसर्ट किया आपने? इसमें 11 इंसर्ट किया। तो आपको क्या करना है? ठीक है, रियर की वैल्यू को 1 से बढ़ाना है। ठीक है, जैसे आप एन की ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, इंसर्ट का मतलब आपने यहां से, मैं एन क्यू लिख देता हूं और क्लैरिटी आ जाएगी। मैंने यहां से एन क्यू और एन क्यू क्या किया? 11। तो उसी टाइम पे आपका जो रियर है, रियर की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। मतलब जो आपका रियर है, अब उस रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से? तो आप कहोगे कि अभी क्या है? -1। तो -1 + 1, तो -1 + 1 यहां से हो जाएगा 0। और 0th इंडेक्स पे आप नए आइटम को रख दोगे तो 0th इंडेक्स पे आपका हो जाएगा 11। एक बारीकी को आप समझना, मैंने जब स्टैक को डिस्कस किया था तब भी बताया था कि जब आप एनक्यू या पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उस केस में पहले आप इंडेक्स की वैल्यू को बढ़ाते हो, उसके बाद बड़ी हुई इंडेक्स पोजीशन पे आप डेटा रखते हो। लेकिन जब आप डीक्यू या पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उस केस में पहले उस पर्टिकुलर इंडेक्स के डेटा को रिमूव करते हो और उसके बाद उसकी वैल्यू को अपडेट करते हो। ऑब्वियसली जब आप पॉप ऑपरेशन कर रहे होंगे तो टॉप की वैल्यू को 1 से कम करेंगे, और जब आप डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो उस केस में आप फ्रंट की वैल्यू को 1 से बढ़ाएंगे। लेकिन इंसर्शन के टाइम पे पहले अपडेशन होता है, ठीक है, उसके बाद डेटा जाता है। ठीक है, जबकि डिलीशन के टाइम पे पहले डेटा जाएगा, उसके बाद क्या होता है? अपडेशन होता है। तो यहां से आपने पहले रियर की वैल्यू को 1 से बढ़ाया था और उसके बाद बड़ी हुई इंडेक्स पोजीशन पे आपने डेटा को रख दिया। क्या ये पहली बार इंसर्शन हो रहा है? तो आप कहोगे कि यस, पहली बार इंसर्शन हो रहा है, क्योंकि हमें तो साफ साफ यहां से नंगी आंखों से दिख रहा है कि पहली बार क्या हो रहा था, यहां पर इंसर्शन हो रहा था। ठीक है, लेकिन ये बात हमें सिस्टम को बतानी है कि यहां पर इंसर्शन पहली बार हो रहा है। कैसे पता चलेगा जब पहली बार इंसर्शन होगा? जब आपका पहली बार इंसर्शन होगा तो आपका जो
फ्रंट है उसका कंटेंट किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। ऑब्वियसली रियर का भी -1 था, लेकिन रियर को तो आप पहले ही क्या कर चुके हो, अपडेट कर चुके हो, पहले आप क्या कर चुके हो, अपडेट कर चुके हो। इसलिए आपको ये चेक करना है कि क्या फ्रंट में अभी भी -1 है क्या। अगर फ्रंट में अभी भी -1 है, इसका मतलब जो अभी अभी इंसर्शन हुआ है, अभी अभी जो n के ऑपरेशन हुआ है वो पहली बार हुआ है, और वो पहली बार हुआ है तो उसकी वैल्यू को हमें क्या कर देना चाहिए, 1 से बढ़ा देना चाहिए। क्यों बढ़ा देना चाहिए 1 से, ठीक है। तो समझो बात को। अभी जो आपका ये क्यों है उसकी सिचुएशन ऐसी है, और मैं फिलहाल इस पे डी की ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं। फिलहाल मैं इसमें डी की ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं, तो क्या इसमें मैं डी की ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं, तो आपका जवाब होगा नहीं, डी की ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया जा सकता। क्यों, क्योंकि डी की ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप अंडरफ्लो की सिचुएशन चेक करोगे। और अंडरफ्लो की सिचुएशन आप कैसे चेक करोगे कि फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट -1 के बराबर है क्या, फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट -1 के बराबर है क्या। अगर ऐसा है, इसका मतलब क्यू में एक भी एलिमेंट नहीं है, और जब क्यू में एक भी एलिमेंट नहीं है तो आप डी की ऑपरेशन परफॉर्म कर नहीं सकते। देखो क्या फ्रंट में -1 है क्या, तो जवाब मिलेगा यस, फ्रंट में क्या रखा हुआ है, -1। और जब फ्रंट में -1 है तो यहां से तो मैसेज आ जाएगा हमारे पास कि आपका क्यू कैसा है, अंडरफ्लो की सिचुएशन में। लेकिन आप गौर से देखो क्या वाकई में ऐसा है क्या, नहीं, वाकई में ऐसा नहीं है। क्यू में क्या बैठा, आपका एक एलिमेंट बैठा है। इसलिए आपको क्या करना होता है, इनिशियली फ्रंट की वैल्यू को 1 से बढ़ाना होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको ये समझ में आई होगी। तो कैसे चेक करेंगे, कुछ इस तरीके से कि यदि फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट किसके बराबर हो, -1 के बराबर हो, तो उस केस में आपको क्या कर देना चाहिए, जो आपका फ्रंट है उस फ्रंट की वैल्यू को भी 1 से बढ़ा देना चाहिए। तो आपने फ्रंट की वैल्यू को भी क्या कर दिया, 1 से बढ़ा दिया। और जैसे आपने फ्रंट की वैल्यू को 1 से बढ़ाया होगा, उसी टाइम पे आपका जो फ्रंट है, उसी टाइम पे आपका जो फ्रंट है उसकी वैल्यू भी 1 से बढ़ गई होगी। अभी क्या है, -1, -1 + 1 क्या हो गया होगा, 0, और आपके फ्रंट की वैल्यू भी क्या हो गई, यहां से 0 हो गई। अब आप इसमें अगली बार एन के ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो अगली बार जब आप एन के ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो सपोज करो इस बार आप 22 को इसमें क्या करवाना चाहते हो, इंसर्ट करवाना चाहते हो। तो जब आप 22 को इंसर्ट करवाओगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको ये तो चेक करना पड़ेगा ही कि आपका क्यू जो है वो कहीं ओवरफ्लो की सिचुएशन में तो नहीं जा रहा है। और क्यू आपका ओवरफ्लो की सिचुएशन में कब जाएगा, ठीक है, जब वो बढ़ता बढ़ता यहां तक आ जाए। और जब वो बढ़ता बढ़ता यहां तक आ जाए, मतलब अभी रियर की वैल्यू 0 है, फिर बढ़ेगी तो 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये 5 जो है वो किसके बराबर है, कैपेसिटी -1 के बराबर है। तो आप ओवरफ्लो की सिचुएशन कैसे चेक करते हो, ओवरफ्लो की सिचुएशन को आप चेक करने के लिए आप सिंपली लिखते हो कि यदि आपके रियर में रखा हुआ कंटेंट बराबर आ रहा है किसके, कैपेसिटी -1 के, किसके बराबर आ रहा हो, कैपेसिटी -1 के बराबर आ रहा हो, तो उस केस में ये वाली जो सिचुएशन होती है वो कौन सी सिचुएशन होती है, आपकी ओवरफ्लो वाली सिचुएशन होती है। क्या फिलहाल ऐसा है क्या, नहीं, फिलहाल ऐसा नहीं होगा। रियर में 0 है, 0 कभी भी 5 के बराबर नहीं होता है। तो आपने क्या किया, पहले रियर की वैल्यू को 1 से बढ़ाया, अभी रियर की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 से बढ़ के क्या हो जाएगी रियर की वैल्यू, 1, और बड़ी इंडेक्स पोजीशन पे आपका डेटा चला जाएगा, दैट इज 22। आगे आप और एन की ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, और इस बार मान के चलो आपने 33 किया। ऑब्वियसली आप ओवरफ्लो चेक करोगे, ओवरफ्लो मिलेगा नहीं, तो पहले आप रियर की वैल्यू को बढ़ाओगे। अभी क्या है, 1, 1 से बढ़ के कितनी हुई, 2, और बड़ी इंडेक्स पोजीशन पे आप डेटा रख दोगे। मान के चलो आपने एक और बार एन की ऑपरेशन परफॉर्म किया, 44, ठीक है, तो आप रियर की वैल्यू को 1 से बढ़ाओगे कितनी, 3, और बड़ी इंडेक्स पोजीशन पे आपने डेटा को रख दिया। अब मान के चलो आप इस पे डी की ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो। कौन सा ऑपरेशन, डी क्यू। जब आप इस पे डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो आपने इस तरीके से इस डी क्यू फंक्शन को कॉल किया होगा आपने। तो जब आप डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, आप अंडरफ्लो की सिचुएशन को चेक करोगे। और अंडरफ्लो की सिचुएशन कब आएगी, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि यदि फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट किसके बराबर हो, -1 के बराबर हो। इसका मतलब है कि हमारा जो क्यू है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। क्या ऐसा है क्या, देखो फ्रंट में क्या रखा हुआ है, 0। क्या 0 -1 के बराबर होता है, नहीं, तो इसका मतलब है कि आपके क्यू में एलिमेंट है। और जब आपके क्यू में एलिमेंट है तो फिर आप फ्रंट वाले को रिमूव कर दीजिए। फ्रंट की वैल्यू क्या है, 0, मतलब इस वाले को आपने रिमूव कर दिया। और जब इस वाले को रिमूव किया, उसके बाद आपने फ्रंट की वैल्यू को 1 से बढ़ाया। अगेन आप डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो,
तो चेक किया जाएगा कि क्या जो फ्रंट है वो -1 के बराबर है, नो। तो फ्रंट की वैल्यू क्या है 1, तो 1 वाले को पहले डिलीट करो और उसके बाद फ्रंट की वैल्यू को आप 1 से बढ़ाओ। फिर मान के चलो आपने डी के ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो सबसे पहले आप सेकंड वाले को डिलीट करो और सेकंड वाले को डिलीट करने के बाद आप फ्रंट की वैल्यू को 1 से बढ़ाओ। अगेन आप डी के ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो आपने क्या किया, सबसे पहले थर्ड वाले एलिमेंट को आपने डिलीट किया, तो थर्ड वाले एलिमेंट को डिलीट किया और उसके बाद आप फ्रंट की वैल्यू को आपने 1 से बढ़ा दिया। फिर आपने यहाँ पर डी की ऑपरेशन परफॉर्म किया, चेक किया फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट -1 के बराबर है क्या, नहीं, फ्रंट में तो क्या है 4 और 4 आपका -1 के बराबर नहीं है, तो आप किसको डिलीट करो, फोर्थ वाले को आप डिलीट करो। क्या फोर्थ में एलिमेंट है, नहीं, फोर्थ में आपका एलिमेंट नहीं है। मतलब आपको एक सिचुएशन का और ध्यान में रखना है कि जब आप किसी एलिमेंट को डिलीट करते हो और मान के चलो जिस एलिमेंट को आप डिलीट कर रहे थे वही उसका आखिरी एलिमेंट था, आपके पास क्यों है, सेट ऑफ एलिमेंट थे, आप प्रोसेस करते करते आ गए, प्रोसेस करते आने के बाद में एक एलिमेंट था उसमें, अब आप उसको भी प्रोसेस करना चाहते हो, उसको भी डिलीट करना चाहते हो, जो एक है वही डिलीट हो गया, तो अब क्यू में कितने एलिमेंट है, तो आप कहोगे अब क्यू में 0 एलिमेंट है। और जब 0 एलिमेंट होता है तो उस क्यू को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी क्यू। और एम्प्टी क्यू का मतलब यह है कि आपके फ्रंट और रियर में क्या चला जाना चाहिए, -1 चला जाना चाहिए। तो ये स्पेशल केस आपको और ध्यान रखना है, कब, जब आप जिसको डिलीट कर रहे हो वो आखिरी एलिमेंट है क्या। अब ये कैसे पता चलेगा कि आखिरी एलिमेंट है या नहीं, तो ध्यान रखना जब आपका फ्रंट और रियर दोनों बराबर आ जाए तो समझ लेना कि वो आखिरी एलिमेंट है। कैसे, मैं अलग एग्जांपल से इस बात को समझाता हूं, ठीक है, ये समझ जाना, ठीक है, कि ये 4 नहीं होगा यहां पर, उससे पहले -1 हो जाएगा। ऐसे समझो इस बात को। ऐसा है तो इस केस में आपकी जो कैपेसिटी है, जो आपका एन है, वो कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। सपोज करो आपका जो फ्रंट है वो इनिशियली -1 है, जो आपका रियर है वो भी इनिशियली क्या है, -1 है। उसके बाद आप इसमें एन के ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, एन के ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो रियर की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, यहाँ पर आपका डेटा आ जाएगा। पहली बार हो रहा है तो ऑब्वियसली आप फ्रंट को भी 1 से बढ़ाओगे, फिर आपने एक डेटा रखा 22, फिर आपने एक डेटा रखा 33 और फिर आपने एक डेटा रखा तो क्या हो गया आपका 44। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, डी के ऑपरेशन। जब आप डी के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो सबसे पहले आप जीरोथ इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट को आप रिमूव कर दो, तो जीरोथ पोजीशन वाले एलिमेंट को आप रिमूव करोगे तो आपने रिमूव कर दिया और उसके बाद आप फ्रंट की वैल्यू को 1 से बढ़ाओगे। जब आप फ्रंट की वैल्यू को 1 से बढ़ाओगे उससे पहले आपको ये चेक करना है कि कहीं फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट बराबर तो नहीं आ रहा किसके, रियर के। अगर फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट रियर के बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि इस क्यू में एक ही एलिमेंट था, जो था उसको भी आपने प्रोसेस कर दिया है, तो उस केस में आपके फ्रंट और रियर दोनों में वैल्यू क्या चली जानी चाहिए, -1 चली जानी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसका मतलब है क्यू में एक से ज्यादा एलिमेंट है, और जब क्यू में एक से ज्यादा एलिमेंट है तो सिंपली आपको क्या करना है, फ्रंट की वैल्यू को 1 से बढ़ाना है। सिंपली आपको क्या करना है, फ्रंट की वैल्यू को 1 से बढ़ाना है। तो इस सिचुएशन में चेक करो, फ्रंट में क्या है 0, बराबर है क्या 3 के, नहीं, कंडीशन फॉल्स। इसका मतलब है फ्रंट की वैल्यू को सिंपली 1 से बढ़ा दो। अगेन आप डी की ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो किसको रिमूव करोगे, फ्रंट वाले को। फ्रंट में क्या है 1, तो 1 वाले को आपने प्रोसेस कर दिया। चेक करो फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट रियर के बराबर है क्या, फ्रंट में क्या है 1, बराबर है क्या 3 के, नहीं, इसका मतलब है 1 से ज्यादा एलिमेंट है, सिंपली फ्रंट की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो। फिर आप डी की ऑपरेशन परफॉर्म किया तो किसको रिमूव करोगे, सेकंड वाले को रिमूव किया, चेक किया फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट बराबर है क्या रियर के, नहीं, इसका मतलब अभी भी इसमें 1 से ज्यादा एलिमेंट है। तो आप आगे चलोगे, फिर से आपने डी की ऑपरेशन परफॉर्म किया तो किसको रिमूव करोगे आप, सेकंड वाले को, सॉरी सेकंड इंडेक्स पोजीशन वाले को। ओ सॉरी, आपने बढ़ाया नहीं था, आपने 3 कर दिया। अगेन आप क्या करने वाले हो, डी की ऑपरेशन, तो किसको रिमूव करोगे आप, थर्ड वाले को। थर्ड वाले को आपने रिमूव किया और उसके बाद आप चेक करोगे कि क्या जो फ्रंट में रखा हुआ है, क्या है फ्रंट में 3, बराबर है क्या किसके, रियर के, यस, कंडीशन फॉल्स। इसका मतलब है कि अभी जो आपने डी की ऑपरेशन परफॉर्म किया था उस टाइम पे इस क्यू में एक ही एलिमेंट था, जो एलिमेंट था वो भी अब क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। दैट मीन्स अब आपका जो क्यू है वो किसकी तरह ट्रीट होना चाहिए, फ्रेश क्यू की तरह ट्रीट होना चाहिए, एम्प्टी क्यू की तरह ट्रीट होना चाहिए। और इसकी शर्त केवल और केवल यही है कि आपके फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू किससे रीसेट हो जाए, -1 से। तो जैसे ये सिचुएशन होगी उस टाइम पे फ्रंट में भी -1 चला जाएगा और आपका रियर में भी -1 चला जाएगा, और आपका जो क्यू है वो वापस से किसकी तरह ट्रीट होगा, आपका फ्रेश क्यू की तरह क्रिएट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे क्यू डेटा स्ट्रक्चर को लेके। अब इसके एन क्यू और डी क्यू जो दो ऑपरेशन है उन दोनों की मैं एल्गोरिथम आपको बता देता हूं, क्योंकि कंसेप्ट सारा समझा दिया, ठीक है, सिंपल सी आपको
एल्गोरिथम देखनी है। ठीक है, तो एल्गोरिथम हम देख रहे हैं किसकी, एनक्यू की। ठीक है, कैपिटल लेटर में बस यूं ही रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखते हैं, बाकी इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। तो एनक्यू क्या चाहिए, एक तो क्यों चाहिए। ऑब्वियसली ये जो क्यों होगा वो हमारा क्या होगा, एरे होगा जिसका नाम हमने क्या रखा है, क्यों। क्या एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम पे रियर चाहिए, तो आप कहोगे कि यस। यहां पर तो जो सारा काम होता है वो होता है किससे, रियर एंड से। क्या फ्रंट चाहिए, तो आप कहोगे कि यस बिल्कुल चाहिए, क्योंकि पहली बार अगर इंसर्शन हो रहा तो उस केस में आप फ्रंट की वैल्यू को भी एक से बढ़ाओगे, तो आपको फ्रंट भी चाहिए। क्या कैपेसिटी की जरूरत है आपको, तो आप कहोगे कि यस कैपेसिटी की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि जब एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उससे पहले हमें ओवरफ्लो की सिचुएशन को डिस्कस करना पड़ेगा, और ओवरफ्लो की सिचुएशन को चेक करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी होना चाहिए। तो यहां पर आपने कैपेसिटी भी लिया, और उसके बाद वो आइटम जिसको आपको क्या करना है, क्यू में एनक्यू करवाना है, क्यू में इंसर्ट करवाना है। तो सबसे पहले आमतौर पे जो स्टेप 1 होता है वहां पर हम प्रोसेस को क्या करते हैं, स्टार्ट। और स्टेप 2 में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ओवरफ्लो की सिचुएशन को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, ओवरफ्लो। कैसे चेक होगा, कि यदि आपके रियर में रखा हुआ कंटेंट बराबर आ रहा है किसके, कैपेसिटी -1 के, तो इसका मतलब है कि आपका जो क्यू है वो ओवरफ्लो की सिचुएशन में जा रहा है। तो आप प्रिंट करवा दीजिए क्यू ओवरफ्लो, क्यू ओवरफ्लो, और यहां से सिंपली क्या हो जाइए, आप रिटर्न हो जाइए, क्योंकि आप जो काम करने आए थे वो अब पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपली आप यहां से क्या हो जाइए, रिटर्न हो जाइए। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसका मतलब था कि क्यू में जगह है, और जब क्यू में जगह है तो सबसे पहले आपको रियर की वैल्यू को 1 से बढ़ा देना चाहिए। आपने लिखा होगा रियर असाइन रियर +1, और जब रियर की वैल्यू आपकी बढ़ गई तो इस बढ़ी हुई इंडेक्स पोजीशन पे आपको डेटा रख देना चाहिए। तो ये है आपका क्यू, और क्यू के किस इंडेक्स पे, रियर इंडेक्स पे किसको रख देना चाहिए, आपको आइटम को रख देना चाहिए। अब आपको आखिरी में एक चीज और चेक करनी है, कि ये जो एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म हुआ ये कहीं पहली बार तो परफॉर्म नहीं हुआ। कैसे चेक करोगे, यदि फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट अभी भी बराबर आ रहा है किसके, -1 के, तो सिंपली आप फ्रंट की वैल्यू को भी 1 से बढ़ा दीजिए। तो आपने फ्रंट की वैल्यू को भी 1 से बढ़ा दिया, जो काम चाहिए था वो आपका काम हो चुका है। तो स्टेप 6 में आप इसको प्रोसेस को स्टॉप या एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, इस एल्गोरिथम को हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। अब तक जो प्रोसेस हमने किया था इसी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग किया था। जो अगला एल्गोरिथम है वो डीक्यू के लिए लिख लेते हैं, डीक्यू एल्गोरिथम। तो यहां पर एक फंक्शन होगा हमारे पास जिसका नाम हमने रखा है डी क्यू। क्या क्यू चाहिए, यस, यहीं पर तो सारा का सारा काम होगा। क्या फ्रंट चाहिए, यस। जो डी क्यू ऑपरेशन होता है वो किस एंड से होता है, आपका फ्रंट एंड से होता है, तो फ्रंट आपको चाहिए चाहिए। क्या रियर चाहिए आपको, तो आप बोलोगे यस बिल्कुल रियर चाहिए, क्योंकि जब हम डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो सिचुएशन ये आ सकती है कि जो हमारा फ्रंट और रियर दोनों बराबर हो सकते हैं। जब फ्रंट और रियर दोनों बराबर होते हैं तो इसका मतलब है कि क्यू में एक ही एलिमेंट था, जो था वो भी रिमूव हो चुका है। तो अब दोनों की वैल्यू को -1 से सेट कर देना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पर रियर की जरूरत पड़ेगी। क्या कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी की जरूरत हमें यहाँ पर नहीं पड़ेगी। क्या आइटम, नहीं, आइटम इंसर्ट नहीं करवाएंगे यहाँ पर, तो इस बार हम डिलीट करवाएंगे, तो उसको किसी लोकल वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हमने प्रोसेस को क्या किया, स्टार्ट। उसके बाद स्टेप 2 में सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, अंडरफ्लो की सिचुएशन कब आएगी, जब जब आपका फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो उस केस में आप सिंपली प्रिंट करवा दीजिए कि आपका जो क्यू है वो किस में जा रहा है, आपका अंडरफ्लो की सिचुएशन में जा रहा है, और सिंपली यहां से क्या हो जाइए, रिटर्न हो जाइए। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्यू में एलिमेंट है, और जब क्यू में एलिमेंट है तो आप फ्रंट वाले को डिलीट कर दीजिए, और उसको डिलीट करके आपने आइटम नाम के लोकल वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, कौन आ जाए, जो क्यू के फ्रंट इंडेक्स पे रखा हुआ है। उसके बाद आपको फ्रंट को क्या करना है, अपडेट। लेकिन जब फ्रंट को अपडेट करोगे उससे पहले आप ये चेक करोगे कि जिसको डिलीट कर रहे हो वो कहीं आखिरी एलिमेंट तो नहीं था। और ये पता कैसे चलेगा, ये पता इस तरीके से चलेगा कि यदि आपके फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट बराबर आ रहा है किसके, रियर के, इसका मतलब है एक एलिमेंट था वो भी रिमूव हो चुका है, तो फिर आप फ्रंट और रियर
दोनों में क्या साइन करवा दीजिए, -1। ये चेन असाइनमेंट का यूज किया हमने, पहले रियर में -1 जाएगा, फिर रियर की वैल्यू फ्रंट में चली जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली आप फ्रंट की वैल्यू को 1 से बढ़ा दीजिए। सिंपली आप फ्रंट की वैल्यू को आपने 1 से बढ़ा दिया, जो काम चाहिए था वो हो चुका है, तो स्टेप 5 में आप स्टॉप या एग्जिट कर दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। जब हमने स्टैक को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया था तो स्टैक को हमने वहां पर प्रॉपर तरीके से पूरा कोड लिख के हमने टेस्ट करके देखा था, ठीक है। अब चूंकि समय का अभाव है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको फास्ट लूंगा और इस वजह से मैं कोड को इंप्लीमेंट नहीं करवा रहा हूं। बाकी फिर भी अगर आप टेस्ट करना चाहो तो बाकी कोड सेम रहेगा, पुश की जगह एनक्यू की कोड लिख देना और पॉप की जगह आप यहाँ पे डीक्यू का कोड लिख देना, ठीक है। बाकी सारी बातें सेम रहेगी। हाँ, ट्रेवर्सिंग का ध्यान रखना, ट्रेवर्सिंग का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि जब आप स्टैक को ट्रेवर्स करते थे तो 0th इंडेक्स से आप स्टार्ट होते थे और कहां तक जाते थे, टॉप तक आप जाते थे। लेकिन क्यू के केस में ऐसा नहीं होगा। जब आप क्यू को ट्रेवर्स करोगे तो क्यू कुछ इस तरीके से आपका ट्रेवर्स होगा। मान के चलो ये आपका क्यू है, डेटा रखा हुआ है यहाँ पर 33, 44 एंड 55। अगर इस टाइप का डेटा रखा हुआ तो ऑब्वियसली फ्रंट की वैल्यू क्या रही होगी 2 और रियर की वैल्यू क्या रही होगी आपकी 4। ऐसा ही तो रहा होगा। तो इस केस में अगर आप इस क्यू को ट्रेवर्स करना चाहते हो तो कहां से शुरू होगे, 2 से, और कहां तक चलोगे, 4 तक। 2 किस में रखा हुआ है, फ्रंट में, और 4 किस में रखा हुआ है, रियर में। तो आपको लूप कुछ इस तरीके से चलाना पड़ेगा कि कहां से शुरू होना है, फ्रंट से। कहां से शुरू होना है, फ्रंट से। कब तक चलना है, जब तक आपका जो फ्रंट है वो लेस देन इक्वल टू रियर नहीं आ जाता तब तक। और आप हर बार आई की वैल्यू को 1 से बढ़ाते जाना। और यहां पर आप सिंपल सा, अगर सी जैसी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो तो आप लिख देना %d \t एंड क्यू आपने यहाँ पर लिया होगा तो क्यू का ith पोजीशन को आप क्या करवा देना, प्रिंट करवा देना। ये माइनर सा फर्क होता है। और यही काम अगर आप स्टैक में कर रहे होते तो स्टैक में आप ऐसे करते, और आई असाइन 0 एंड आई लेस देन इक्वल टू टॉप आई प्लस प्लस, और यहां पर आप लिख रहे होते प्रिंट एफ %d \t एंड आपने लिख रहे होंगे स्टैक के ith पोजीशन वाले एलिमेंट को आप प्रिंट करवा दीजिए। तो ये आप ट्रेवर्सिंग में ध्यान रखना, फ्रंट से स्टार्ट होते हैं और रियर तक हम चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम क्यू के वेरिएशन देखेंगे, ठीक है, जहां पर हम सर्कुलर क्यू को डिस्कस करेंगे। सर्कुलर क्यू को डिस्कस करने के बाद हम डबल एंडेड क्यू को डिस्कस करेंगे और आखिरी में हम प्रायोरिटी क्यू को डिस्कस करेंगे। अंत तक रुके, उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए। धन्यवाद।